हेलो एवरीवन, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। वादे के मुताबिक फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूं और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में। देश के सबसे हॉट और बर्निंग टॉपिक में से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईवी है क्या, ईवी और हाइब्रिड व्हीकल में अंतर क्या है और भी बहुत सारी बातें। और इस वीडियो के अंत तक आप इस बात को लेके श्योर हो जाएंगे कि आपको इस समय ईवी लेनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑटो इन्फोटेक। तो सबसे पहले बात आती है कि ईवी है क्या। ईवी इज अ व्हीकल दैट यूजेस वन और मोर मोटर टू प्रोपेल इटसेल्फ बाय द यूज ऑफ बैटरी। आसान शब्दों में हिंदी में कहें तो ईवी एक ऐसी गाड़ी है जो एक या उससे अधिक मोटर का इस्तेमाल करती है खुद का संचालन करने में और पावर लेती है बैटरी से। ईवी का इतिहास बहुत पुराना है। 1890 से 1910 तक तो इसका गोल्डन पीरियड हुआ करता था, लेकिन उसके बाद मिस्टर हेनरी फोर्ड ने 1913 में आईसी इंजन्स की कार का मास प्रोडक्शन चालू कर दिया और इनका डाउनफॉल शुरू हो गया। इवन लंदन जैसे शहरों में ये मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी यूज होते थे, लेकिन जैसे ही आईसी इंजन्स का मास प्रोडक्शन चालू हुआ और इनकी कुछ कमियां, जिनमें से इनकी रेंज बहुत कम होना एक थी, इलेक्ट्रिफिकेशन उतना अच्छा नहीं था, ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि ये आम लोगों के रीच से बाहर थी और अंतिम रीजन जो था कि एवरेज जो इनकी कॉस्ट होती थी वो 1910 के आसपास $1750 होती थी, जो कि आईसी इंजन वाली कार से $1100 ज्यादा थी। तो इसलिए धीरे धीरे इनका डाउनफॉल हो गया और उसके बाद इनको किसी ने कंसिडर किया नहीं। अब आते हैं, क्या ईवी और हाइब्रिड व्हीकल एक हैं? जी बिल्कुल नहीं। ईवी में जैसा कि मैंने आपको बताया मोटर और बैटरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन हाइब्रिड व्हीकल में आपका इंजन, कन्वेंशनल फ्यूल जो कि पेट्रोल और डीजल है उसका भी इस्तेमाल होता है, प्लस मोटर और बैटरी का भी इस्तेमाल होता है। तो हाइब्रिड व्हीकल का जो इश्यू है, जो कंप्यूटर सिस्टम है, वो ये डिसाइड करता है कि कौन सी सिचुएशन में मुझे गाड़ी को मोटर से ऑपरेट करना है, इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट करना है या फिर कन्वेंशनल फ्यूल या इंजन के थ्रू ऑपरेट करना है। जैसे अगर आपकी गाड़ी ट्रैफिक में है जहां 10, 15, 20 की स्पीड से चल रही है, तो ईश्यू अपने आप अगर बैटरी में पावर होगी तो अपने आप मोटर से ही गाड़ी को चलाएगा। अगर आप कहीं स्टीप चढ़ाई चढ़ रहे हैं, अगर इंजन को थोड़ी हेल्प की जरूरत है, तो अपने आप ईश्यू मोटर को भी ऑन कर देगा, जिससे आपकी गाड़ी आराम से चढ़ाई चढ़ जाए। कहीं आप ब्रेक मारते हैं तो रीजेनरेटिव ब्रेकिंग होगी, ब्रेकिंग से आपकी बैटरी चार्ज होगी। एक सबसे अच्छा उदाहरण है हाइब्रिड व्हीकल का सबमरीन्स। जब वो पानी की सतह पर होती हैं तो वो डीजल का इस्तेमाल करती हैं, और जब पानी की गहराइयों में होती हैं तो बैटरी से चलती हैं। तो ये है हाइब्रिड व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल में अंतर, ये दोनों पूरी तरह से अलग। अब बात करते हैं कि आजकल ईवी की इतनी चर्चा है क्यों, ईवी क्यों इतना फेमस है। एज पर द रिपोर्ट्स 2050 तक क्रूड ऑयल के जितने भी रिजर्व्स हैं वो खत्म हो जाएंगे और कोल भी 2060 तक खत्म हो जाएगा। मतलब जिस चीज को बनने में 300 मिलियन ईयर्स लगे, 300 मिलियन ईयर्स, उसको हमने उसके पता चलने के बाद 200 साल भी नहीं लगने दिए खत्म होने में। तो क्या एक्चुअल में हम लोग एनवायरमेंट को लेके इतना ज्यादा कंसर्न है? जी एक रीजन तो है कि हम एनवायरमेंट को लेके भी ज्यादा कंसर्न हैं, लेकिन जो मेन रीजन है वो ये है कि हमें इन लग्जरीज की आदत पड़ गई है। 70% जो भी इस दुनिया में आय और व्यय हो रहा है वो लॉजिस्टिक्स के थ्रू हो रहा है। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो पूरी इकोनॉमी ठप हो जाएंगी। तो हमें इस लग्जरी को बनाए रखने के लिए इस लास्ट आवर में ये सोचना जरूरी है कि हम कोई ना कोई पेट्रोल और डीजल का ऑल्टरनेटिव ऑप्शन लेके आएं। इसलिए भी आजकल ये ज्यादा बज है मार्केट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि ये आखिरी घंटा चल रहा है। अगर अब हमने कुछ नहीं किया तो आज से 20, 25, 30 साल बाद हमारे पास कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सही समय है आपके लिए भारत में ईवी लेने का। इस दुनिया में लगभग 3 से 4% व्हीकल ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं और इलेक्ट्रिकली ऑपरेट हो रहे हैं। इंडिया में ये मात्रा 1% से भी कम है। और सन 2017 में हमारे मंत्री साहब मिस्टर पीयूष गोयल ने ये कहा था कि 2030 तक, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो बस हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो बाइक हो, सबको इलेक्ट्रीफाई करने का उनका प्लान है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। 130 मिलियन के देश में ये सारी चीजें कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अभी भी भारत में 72% बिजली जो है
वो कोल से ही बनाई जाती है। तो जब इलेक्ट्रिक कार्स इंडिया में होंगी तो हमें पावर की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, और अगर ऐसे 72-70% हम कोल से ही बिजली बनाएंगे तो चाहे यहाँ से पोल्यूशन करें चाहे गाड़ियों से करें, बात तो एक ही है। हमें कोई ना कोई ऐसा जरिया निकालना होगा रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी को यूज करके बिजली बनाने का, जिससे कि हमें इन समस्याओं का सामना न करना पड़े, जैसे कि ये जो प्रदूषण और इन सब के लिए हम सोच रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 तक भारत का ये प्लान है कि लगभग 60% जो एनर्जी हमारी होगी वो लगभग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से ही होगी। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन अभी के लिए ये थोड़ा नामुमकिन सा लगता है कि 2030 तक हमारे सारे व्हीकल इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होंगे। और अगर मैं अपनी राय दूं तो अगले 3 से 4 साल आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। ऐसे मैं 5 पॉइंट बताऊंगा क्योंकि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। जो पहला रीजन है वो है कि आपके पास ऑप्शंस बहुत कम है। आप देखेंगे तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही है 6 ही ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसमें से 3 तो ऐसे हैं जो आप में से 50% लोग जो हैं उसको कंसिडर भी नहीं करेंगे। 50 तो मैंने कम ही बोला है, बल्कि ज्यादा, क्योंकि वो 20 लाख से भी ऊपर है। तो क्योंकि मार्केट में मास प्रोडक्शन का नियम कम है तो इसलिए ये गाड़ियां बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और जो कंपटीशन है वो भी बहुत कम है। दूसरा जो मेरा रीजन है वो है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या फिर चार्जिंग से रिलेटेड हो। हमारे देश में अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है। ईवी की बात करें, बहुत सारे बैटरी और उसके कंपोनेंट्स और बहुत सारे बल्क पार्ट्स जो हैं अब भी आउटसोर्स होते हैं बाहर के देशों से, जिस वजह से ये कार एक्सपेंसिव होती हैं। दूसरा, मान लीजिए अगर आप कहीं से ईवी ले भी लेते हैं, आप खरीद भी लेते हैं ईवी, और आप कहीं ऐसे रिमोट एरिया में जाते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप चार्जिंग कहाँ करेंगे, क्योंकि चार्जिंग का तो अभी कोई इस देश में ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। कुछ बड़े शहरों में है, बाकी कहीं है नहीं, और कोई दूसरा आपको चार्ज करने की अनुमति देगा क्यों। तीसरा जो रीजन है वो ये है कि इट टेक्स टाइम टू गेट इट रिचार्ज। 20 से 25 घंटे की चार्जिंग जो है वो ये लोग दिखाते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो 20 घंटों में जाके फुल चार्ज होगी। तो ये एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। हाँ, कुछ जो ऑप्शंस हैं वो ये भी हैं कि फास्ट चार्जिंग से 60 मिनट्स तक में 0 to 80 या 10 to 80 हो जाएगी, लेकिन फिर भी नॉर्मली अगर आपको चार्ज करनी है, क्योंकि हर बार आप फास्ट चार्ज करेंगे तो आपकी बैटरी की लाइफ भी डिप्लीट होगी, तो नॉर्मली चार्ज करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनका जो टाइम है 20-20 घंटे चार्ज होने का वो बहुत ही ज्यादा है। चौथा जो रीजन है वो मुझे लगता है अभी इनकी रेंज इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब आप कोई भी गाड़ी उठाकर देखिए, प्रैक्टिकली अगर देखेंगे तो वो 200 किलोमीटर, 225 किलोमीटर से ज्यादा नहीं जा सकती, डिपेंडिंग ऑन द लोड कंडीशंस दैट यू गिव ऑन योर कार। तो अगर आप दिल्ली या नोएडा से ऋषिकेश जाने का भी प्लान करते हैं आपकी फैमिली के साथ, तो हो सकता है कहीं बीच में ही आपको चार्ज करनी पड़े आपकी गाड़ी, तो आप होटल तक भी ना पहुंच पाए। मेरा मतलब समझिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा दुखदाई होने वाला है। जो पांचवा कारण है वो है इसकी रीसेल वैल्यू। रीसेल वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम है इस समय ईवी की अगर मैं बात करूं, मतलब वो इतनी कम है कि कन्वेंशनल जो कार्स हैं अपनी वो 50 से 70% रीसेल वैल्यू पे बिकती हैं। अगर वो 3 से 4 साल इस्तेमाल की जाती हैं, ये 40% से भी कम में बिक रही हैं। तो ये एक इसका बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक। तो अगर आप मेरा वर्डिक्ट लेते हैं तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास एक कन्वेंशनल कार पहले से है तो आप इसको डेली कम्यूटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। 2 व्हीलर्स आप ले सकते हैं क्योंकि इसमें आपका ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगना है, चाहे आपके पास हो चाहे ना हो, आप 2 व्हीलर ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि इन कार्स में आपके बहुत सारे पैसे लगने वाले हैं, नॉर्मल मॉडल से भी ये 2-2.5 लाख महंगी आती हैं, सेम मॉडल से 2-2.5 लाख रुपए महंगी आती है। तो मैं कहूंगा कि आप इसको थोड़ा वाइजली चूज करें। और अगर आपकी ये पहली कार है या एकमात्र कार यही होने वाली है, तो मैं आपसे कहूंगा, अजी सुनिए जरा रुकिए, ऐसे नादां ना बनिए। जोक्स अपार्ट, लेकिन आपको अभी ये कार बिल्कुल कंसिडर नहीं करनी, क्योंकि अगर आपकी ये एकमात्र कार होने वाली है और आप कहीं फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहते हैं, थोड़ा बहुत चिल आउट करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ी टेंशन आपको यही होने वाली है कि बाबूजी चार्ज कहाँ करूंगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही था मेरे दोस्तों। आशा करता हूं कि मैं आपकी कुछ कंफ्यूजन्स को क्लियर कर पाया हूंगा। अगर कर पाया हूं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके शेयर कीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल ऑटो इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं वादा करता हूं कि ऐसे ही ताज़ा तरीन धमाकेदार वीडियोस लेके आप लोगों के लिए आता रहूंगा। बहुत जल्दी मैं एक कार का भी रिव्यू डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि अभी मैं छोटा यूट्यूबर हूं तो मेरी रीच थोड़ी कम है, लेकिन बहुत जल्दी मैं कार्स के रिव्यू भी डालने शुरू करूंगा।
और उनमें कंपैरिजन करना भी शुरू करूंगा, जिससे आप एक बेटर कार चुन पाएं। तब तक के लिए मैं फिर से वही बात कहूंगा कि जो देश के साथ खड़े हैं उनके साथ खड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।